लोकसभा चुनाव के लिए 2 चरणों की वोटिंग हो चुकी है और दोनों ही तरफ से एनडीए गठबंधन की तरफ से और इंडिया गठबंधन की तरफ से लगातार इस बात का क्लेम किया जा रहा है कि दोनों ने बढ़त बढ़ाई है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कहा कि देश की जनता जो मैंडेट दे रही है वो एक डिसाइसिव मैंडेट एनडीए और बीजेपी भाजपा के पक्ष में है। हमारे साथ आरपी सिंह जी है, बीजेपी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता। सर, लगातार दोनों ही तरफ से कहा जा रहा है अब 2 चरणों का चुनाव हो गया है। पहले चरण में 102 सीटें और कल के जो सेकेंड फेज था उसमें 88 सीटें। कितनी उम्मीद है? देखिए, सुनिश्चित हम दोनों चरणों में अच्छे रिजल्ट ला रहे हैं। पहले चरण के अंदर कुछ तमिलनाडु की सीटें थी, वहाँ पर भी हम इस पर अच्छा डेंट मारेंगे। मेरा अंदाज़ा लगभग हम लोग 8 सीटों पर वहाँ पर हम कामयाब होंगे। इसी प्रकार आंध्रा के अंदर हमारे अच्छा आउटकम रहने वाला। हमारे जो टीडीपी अलायंस है उसके साथ मिलकर हम सरकार भी बना रहे हैं वहाँ पर आंध्रा की, और हमारा ओवरऑल सीटें भी हमारी अच्छी आने वाली है। 6 सीटें हम जीत रहे हैं, 6 सीटें हम लड़ रहे हैं और 6 में लगभग 5 सीटें हम जीत रहे हैं। तो ओवरऑल माहौल अच्छा है। कल के चरण में यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, इन सब जगह में था चुनाव, और इसमें तो बिल्कुल एक तरफा रिजल्ट आने वाला है। सूखड़ा साफ होने वाला कांग्रेस का। कांग्रेस ये क्लेम करी कि उनकी तरफ से अच्छा है, परंतु मैं कांग्रेस से पूछा, उनको तो कैंडिडेट नहीं है। आज तक वो अमेठी और रायबरेली में कौन लड़ेगा इसकी अभी तक चर्चा नहीं कर पाए, इसको अनाउंस नहीं कर पाए। जो पार्टी के पास कैंडिडेट नहीं है वो चुनाव कहाँ से लड़ रही है? हमारे पास तो पन्ना प्रमुख है। पन्ना प्रमुख तो एक पोलिंग बूथ के ऊपर 10-10 पन्ना प्रमुख हैं, एक एक पेज का एक एक इंचार्ज, उसके साथ 2-2 और लोग। इस प्रकार से एक एक पन्ने के ऊपर टीम है हमारे पास तो, और ये हवा में नहीं है। हमारे पास तो लगातार निरंतर उनके साथ संवाद है। पार्टी चिंता कर रही है, बातचीत करती है। हमारे यहाँ मंडल पन्ना प्रमुख, फिर खंड प्रमुख, फिर मंडल प्रमुख, फिर इस प्रकार से जिला प्रमुख, इस प्रकार से अलग अलग पूरी कड़ी में हमारे पास लोग हैं, पार्टी के कार्यकर्ता है। नहीं, कांग्रेस ये कह रही है कि अगर इतना सब कुछ है और 400 पार अगर जा ही रहे हैं तो फिर ये मुसलमान, मंगलसूत्र, आरक्षण, इन तमाम चीज़ों की बात प्रधानमंत्री को क्यों करनी पड़ी? मेरा प्रश्न उल्टा है। कृपा कर उनका मैनिफेस्टो पढ़ लीजिए। उनके मैनिफेस्टो में उन्होंने कहा नहीं कहा कि हम जजेस भी अपॉइंट करेंगे मिनॉरिटी से। जब वो मिनॉरिटी शब्द इस्तेमाल करते हैं तो वो सिखों के लिए नहीं करते, क्योंकि आज तक उन्होंने कभी मिनॉरिटी कमीशन का कोई चेयरमैन सरदार नहीं बनाया। तो मिनॉरिटी उनका मतलब मुसलमान, आई मीन मुस्लिम, आई मीन मिनॉरिटी, ये उनके यहाँ से बड़ा स्पष्ट है। अगर वो जजेस की अपॉइंटमेंट भी मुसलमानों के नाम से करेंगे, हम मुसलमान ही जज अपॉइंट करेंगे, तो दिखता है कि कैसी सोच है। अगर वो लोन के अंदर कहेंगे कि हम स्पेशल तवज्जो देंगे लोन देने के लिए तो मुसलमानों को, तो वो दिखता है किस प्रकार की बात है। वो कहते हैं कि हम मिनॉरिटीज़ के लिए अलग से जो पर्सनल लॉज हैं उसकी अलग से वापस से छूट देंगे। इस मतलब कि जो ट्रिपल तलाक हमने हटाया है वो ट्रिपल तलाक वापस आएंगे, मुसलमान बहनों को छूट देंगे के लिए दिक्कत हो जाएगी, और ये छूट हो जाएगी कि फ़ोन पे ही सिर्फ तलाक तलाक कह दो या एक टेक्स्ट मैसेज भेज दो तलाक तलाक और आपने पति को तलाक दे दिया। ये इस प्रकार महिलाओं का सुरक्षा करेंगे। तो क्या कि ये मुसलमान वोटों के चलते हुए इतना चुंधियाए गए हैं कि ये किसी हद तक जाने के, और हम नहीं कह रही है, इनका मैनिफेस्टो कह रहा है। ये तो कह रहे हैं कि आप पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के एक बयान को प्रधानमंत्री और पूरी भाजपा तोड़ मरोड़ के पेश कर रही है, जिसमें उन्होंने संसाधनों पे पहला हक माइनॉरिटीज़ की बात। बिल्कुल नहीं, संसाधनों पे पहला हक माइनॉरिटीज़, और माइनॉरिटीज़ में उन्होंने आगे उसको एक्सप्लेन किया कि मुसलमानों को देंगे। आज जब मोदी जी सिर पे छत देते हैं, मकान देते हैं, तो हिंदू मुसलमान करके नहीं देते। जब वह आयुष्मान भारत का लाभ मिलता है तो हिंदू मुसलमान होकर नहीं होता। जब मुद्रा योजना में लोन है तो हिंदू मुसलमान होकर नहीं होता। पर ये सिर्फ वोट बैंक के चलते हुए कि उनको पता कि चुनाव हार रहे हैं, हम किसी ढंग से मुसलमानों के वोट लेने, वो भी वोट डालने वाले नहीं इसके चलते हुए जी। आपको लगता है कि मुसलमान महिला इनको, बेटियां इनको वोट डालेंगी जिनके लिए जिनके खिलाफ ये ट्रिपल तलाक का बिल वापस लेकर आएंगे, ये ट्रिपल तलाक वापस लेकर आएंगे। जहाँ देश में शरीयत लागू करना चाहते हैं, जिसमें जब भी जिसको भी आप हलाला करने जो जिस प्रकार की जो वहाँ पर मामला है, दुनिया के बाकी देशों में, मुसलमान देशों ने उनको नकार दिया, ये उन सब कानूनों को लागू यहाँ करना चाहते हैं। तो प्रश्न ये है। आरपी सिंह जी, आज कांग्रेस पार्टी ने एक कैंपेन लॉन्च किया है जिसमें कहा है कि चाइनीज़ माल और मोदी की गारंटी का कोई भरोसा नहीं है। तो एक एग्रेसिव कैंपेन कांग्रेस पार्टी। चाइनीज़ माल सिर्फ इस देश में एक है, वह है राहुल गांधी। जिस दिन राहुल गांधी जो उन्होंने करारनामा, जो उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया था, जो उन्होंने एक पेपर साइन किया था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ, ऐसे कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी वाइस प्रेसिडेंट ने कागज़ साइन किया था, जिसमें सोनिया गांधी भी थी और चाइना के तमाम बड़े लीडर्स भी थे। वो जैसे उन्होंने करारनामा पब्लिक कर देंगे पर चाइनीज़ माल कौन है,
मेरा चैलेंज स्वीकार करें, वो जो करारनामा साइन किया था उसको पब्लिक कर दें, देश समझ जाएगा चाइनीज़ माल कौन है। अरे इन्होंने तो उस करारनामा से पहले चाइना से पैसे लिए, राजीव गांधी फाउंडेशन में पैसे आए, वो तो खाते में चढ़ गए। अब उसके अलावा क्या क्या हुआ किसी को पता नहीं। तो बात तो बड़ी है और बड़ी स्पष्ट है, देश जानता है कि चाइनीज़ माल कौन है। जो चीज़ एजेंडा चाइना लागू करना चाहता है उसके लिए कौन बोलता है, चाइना के पक्ष में कौन खड़ा होता है। और ये भी कह देते हैं कि गलवान घाटी में हमारे जवान तो शहीद हुए परंतु उनके एक भी नहीं मरा, ये भी कहते हैं, जबकि दुनिया मानती है कि उनके लगभग 40 जवान मरे। एक सवाल अब दिल्ली को लेके आपको पूछूंगा। कल दिल्ली हाई कोर्ट ने जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री को एक तरह से फटकार लगाई, एमसीडी में 2 लाख से ज़्यादा जो छात्र हैं उनकी किताबें नहीं पहुंच पा रही है, तो किस तरह से इस पूरे ऑब्जर्वेशन को दिल्ली हाई कोर्ट का देखते हैं, खासतौर से चुनावी माहौल में? अगर देखिए ये एजुकेशन मॉडल अपना इनका निराला है। ये पिछले 1 महीने में 3 बार दिल्ली हाई कोर्ट इनको फटकार लगा चुका है। इससे पहले एक बार फटकार लगाई जब इनके एजुकेशन अफसर ने माना वहाँ जाकर कि पूर्वी दिल्ली के अंदर ऐसे स्कूल हैं जो कि टिन के चदरों में चल रहे हैं, यहाँ पर बेंच टूटे हुए हैं। ये भी माना कि एक क्लास में 100 से अधिक बच्चे हैं, तो ये सब माना। तो इनका जो मॉडल है वो तो एक्सपोज हो चुका है। अब कोर्ट ने आगे इनको पकड़ लिया कि इनके जो एमसीडी के स्कूल हैं, जो जिसमें ये अब इनका मेयर है, वो उस स्कूलों में बच्चों को बेसिक जो मूल सुविधाएं, किताबें, ड्रेसेस, मिड डे मील, सब में दिक्कत है। तो उत्तर तो इनको देने पड़ेंगे। ये बातें बड़ी बड़ी करते हैं, क्लेम बड़े बड़े करते हैं और केजरीवाल के नाम पे वोट लेने की कोशिश करते हैं। वो खैर वो वाली काट की हंडी भी चढ़ने वाली नहीं है, परंतु जब नीचे डिलीवर करने का मामला आता है तो बिल्कुल गायब हो जाता है, ठन ठन गोपाल हो जाता है। एक सवाल कन्हैया कुमार को लेकर, कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से। बहुत कांग्रेस के जो ग्राउंड पे वर्कर्स हैं वो भी उनका विरोध कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कांग्रेस को लगता है कि एक सेलिब्रेटेड फेस है कन्हैया कुमार, बहुत अच्छा वक्ता है। आपको क्या लगता है दिल्ली के अंदर कितना चैलेंज मानते हैं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के इस इलेक्शन को, जो अलायंस है, और कन्हैया कुमार के कैंडिडेचर? देखिए, कन्हैया कुमार सेलिब्रिटी इसलिए है क्योंकि उसने देश के टुकड़े करने वालों का साथ खड़ा देखा। कन्हैया कुमार सेलिब्रिटी इसलिए कि राहुल गांधी उस कैंपेन में भागीदारी करने का, उसका समर्थन करने का, जब वहाँ नारे लगाए जा रहे थे भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जब वहाँ नारे लग रहे थे। और कन्हैया कुमार उस समय जुनसू का प्रेसिडेंट, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट था। कन्हैया कुमार इसलिए सेलिब्रिटी माना जा रहा है इनके हिसाब से कि कन्हैया कुमार ने ये कहा कि जो लोग छत्तीसगढ़ में मरते हैं या बस्तर में जो हमारे लोग शहीद होते हैं उनके खिलाफ नारे लगवाए और बस्तर को, कश्मीर को, केरल को, देश को अलग करने की बात करी। तो ये उस सोच के लोग हैं। अब इनके कार्यकर्ता भी समझते हैं कि कुछ तो राष्ट्रवाद इनके कार्यकर्ताओं में, नेताओं में तो नहीं बचा, पर कार्यकर्ताओं में तो आज भी कुछ राष्ट्रवाद बचा हुआ है। जिन कार्यकर्ताओं में राष्ट्रवाद बचा हुआ है वो किसी भी कीमत पे कन्हैया कुमार जैसा कैंडिडेट एक्सेप्ट नहीं कर सकते, या कोई भी एक भारतीय कन्हैया कुमार जैसा कैंडिडेट एक्सेप्ट नहीं करेगा जो देश के टुकड़े करने वालों के समर्थन में खड़ा था और जो राहुल गांधी को वहाँ से उनके समर्थन में ले गया। आखिरी सवाल आपसे, दिल्ली में और ख़ासतौर से पंजाब में आपको लगता है कि जब वोटिंग होगा तो 84 के दंगों का मुद्दा रहेगा, उनके पीड़ितों की बात आप लोग लगातार करते हैं, ये कितना बड़ा इशू होगा लोकसभा चुनाव में, खासतौर से दिल्ली में, और उसका रिफ्लेक्शन पंजाब में? देखिए, छिंदवाड़ा से इन्होंने जो दिल्ली के इसी रकाबगंज गुरुद्वारे के बाहर जो 2 सिखों का कत्ल हुआ, उसके जो दोषी हैं कमलनाथ, उनके बेटे को ट्रिगर दी है। तो ये छूट तो रहा नहीं मामला इनसे। प्रश्न तो बार बार पूछे जा रहे हैं कि आपने को उन्हीं का बेटा मिला जो जब हम लोगों ने प्रश्न उठाया, आवाज़ उठाई, तो उन्होंने उसको, कमलनाथ को हटा दिया पंजाब के प्रभारी के नाते से। तो दबाव तो इनके ऊपर है और उसका असर देखेगा भी। ईमानदारी की जो बात है, सिखों के मन में वह घाव है क्योंकि आज भी टाइटलर बाहर है, आज भी कमलनाथ बाहर है, और इसमें कोई शक नहीं मोदी जी के आने के बाद सज्जन कुमार जेल में गया है। धन्यवाद। तो साफ तौर से आरपी सिंह जी का कहना है कि जब चुनाव होगा तो खास तौर से सिख समुदाय के लोग इस बात का ध्यान जरूर रखेंगे, और वो जो जख्म है वो आज भी हरा है जब तक कि कमलनाथ या उनके परिवार के लोग बाहर हैं या टाइटलर बाहर है। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम,
एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।